हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे नौसेना विद्रोह का और अंतरिम सरकार का। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शाही नौसेना विद्रोह 1946। (1946) के विद्रोह के पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा चुका था और गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जहां पर जब लोगों को लगा कि विद्रोह बहुत हावी हो जाएगा, फिर गांधी जी को छोड़ दिया गया था। एक बीसी दत्त हैं, ये नौसेना में सैनिक थे। बीसी दत्त साहब भारतीयों के साथ जिस तरह का सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा था, वो उस पर बहुत अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात सैनिकों के समक्ष डाटा तक पेश किया था उन्होंने कि एक भारतीय सैनिक जो बेहतर पद पे है, उसे एक नॉर्मल सैनिक जो ब्रिटिश हैं उनके तनख्वाह में काफ़ी अंतर देखा गया। मतलब भारत का एक व्यक्ति यदि किसी कमीशन में, वैसे तो अधिकारी तो बनाते नहीं थे, लेकिन मान लीजिए नायब सूबेदार के पद पर कोई व्यक्ति पहुंच गया, तो वो अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे जो तत्कालिक रूप में नियुक्त हुए थे, उनके अपेक्षा इनका वेतन आधे से भी कम होता था। ऐसा हुआ क्यों था? तो इसका इतिहास है 1857 का विद्रोह। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के जो सैनिक थे उनका और अंग्रेजों का अनुपात जो था 5:1 था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी उत्तर भारत के जो सैनिक थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। बाद में उन लोगों को हटा करके अनुपात कम कर दिया गया। पहले जहां एक अंग्रेज पर 5 भारतीय सैनिक को लिया जाता था, 1857 के बाद में एक अंग्रेज पर केवल 2 भारतीयों को लिया जाना शुरू किया गया। यानी प्रति औसत देखा जाए तो 3 व्यक्ति भारतीयों को हटा दिया गया। वो भारतीय कहाँ से थे? वो भारतीय उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के थे। उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों को कम से कम लिया गया। राजपूत जो उस समय 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ देने के लिए तैयार थे, जिनमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा सिंधिया परिवार का। और जब इन लोगों ने सहयोग किया था अंग्रेजों का, तो उन्होंने इसे लड़ाकू जाति घोषित किया। यानी एक तरफ राजपूत रेजिमेंट बनवाया, जो सिख थे सिखों को लड़ाकू जाति घोषित किया, और सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले 1857 के जो सैनिक थे उनमें मदद करने वालों में गोरखा थे। गोरखा को उन्होंने लड़ाकू जाति घोषित किया। मतलब 1857 के विद्रोह के समय जिस कौम ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था,
उसे अंग्रेज़ों ने लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। ये आज जो स्लोगन देखा जा रहा है हमारे सेना के अलग अलग रेजिमेंटों का, अलग अलग टुकड़ियों का, उनके स्लोगन आज हमारे शास्त्र, आज हमारे कल्चर के रूप में भले दर्शाया जा रहा है, लेकिन जो राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इन सभी रेजिमेंटों का जो नामकरण रहा वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था। यदि अंग्रेज़ों ने इस तरह का विभाजित नहीं किया होता तो शायद वो 1857 में विद्रोह के पश्चात 90 साल 1947 तक जो राज कर सके वो अपनी रणनीति में बदलाव के तहत कर सके। 1857 के बाद में जब सैनिकों के साथ अन्याय बढ़ा और कई बार जब लोगों ने बातें अपनी रखी या कुछ कर्मचारी सेना के या सिविल के, उन्होंने जो अपने शब्दों को रखा कि हमारे जो देश के सैनिक हैं, भारत के जो सैनिक हैं, उनके भी साथ पारदर्शिता रखी जाए, समानता रखा जाए, तो अंग्रेज एक शब्द कहते थे। वो शब्द आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है का मतलब सीधा है कि जो भारतीय हैं वो उनके नज़र में एक भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं थे। बीसी दत्त साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे तो सेना में। उन्होंने लिख दिया, INS तलवार करके था एक जहाज, उस पर लिख दिया साफ साफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें तुम्हारी किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस हैं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, और इन सभी पार्टियों के झंडे को जहाज पे फहरा दिया गया। बीसी दत्त साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो नौसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दिया। नौसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दिया और हड़ताल इस कद्र तक पहुंच गया कि पूरे भारत के चारों तरफ जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश रेजिमेंट था, जहाँ जहाँ फिर सेनाओं के बीच में, चाहे समुद्र के स्तर पर हो या ज़मीन के स्तर पर हो, स्थल का हो या समुद्री हो, इन सभी जगह पर भारतीयों ने भारतीयों का साथ देने का निर्णय लिया। जब भारतीयों ने भारतीयों का साथ देने का निर्णय लिया तब ये आंदोलन प्रभावी होता चला गया। वही महात्मा गांधी जी को, वल्लभ भाई पटेल को, मोहम्मद अली जिन्ना को, इन लोगों को जब लगा कि अंग्रेज बहुत बर्बरता के साथ इस विद्रोह को दमन करने जा रहे हैं, तो शाही नौसेना विद्रोह के सामने उनके जो सैनिक थे वहाँ पर जा कर के वल्लभ भाई पटेल साहब कहते हैं समर्पण कर दो। जिन्ना भी जाते हैं कहते हैं समर्पण कर दो, क्योंकि इन सबको पता था कि अगर समर्पण नहीं होगा तो फिर ये गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सैनिकों ने कहा कि हम अंग्रेजों के सामने नहीं, हम अपने भारतीय, हम भारत माता के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और हमारे नेता हमारे भारतीय हैं, उनके कहने पर करते हैं। 18 फरवरी 1946 को ईस्वी, ये डेट एकदम से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्योंकि शाही नौसेना विद्रोह जो है ये एकमात्र ऐसा विद्रोह है जहां पर सैनिक भी और सामान्य जनता एक साथ खड़े हुए थे। हमें लगता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, वो यहीं से एकता के स्वरूप को उन्होंने समझ करके बोला होगा। वो अलग बात है कि बहुत बाद में बोला। एक साथ सेना और सामान्य जनता का खून सड़कों पे बहाया गया हो, वो केवल शाही नौसेना विद्रोह में ही देखा गया और इसीलिए इसे
भारत की लाल क्रांति, भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है शाही नौसेना विद्रोह को। 18 फरवरी 1946 को विद्रोह हुआ। सामान्य जनता और सैनिक एक साथ लड़े, काफ़ी लोगों का खून बहाया गया, इसीलिए इसका नाम लाल क्रांति के रूप में रखा गया। यन यस तलवार, यन यस तलवार, इसी जहाज पर लिख दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहाँ पर अंग्रेजों के झंडा को हटा दिया गया था, जला दिया गया था। कांग्रेस का झंडा, लीग का झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, भारत के जो दल हैं उनके झंडे को इस पे फहराया गया था, यानी जहाज पे फहराया गया था। 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन आर्मी के द्वारा बंबई के गैर कमीशन अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, खराब भोजन, नस्लीय भेदभाव और कम वेतन के कारण विद्रोह कर दिया। जो भारतीय सैनिक होते थे, कितनी भी योग्यता क्यों न हो, एक तरफ आईसीएस का एग्ज़ाम होता था जो सिविलियन के लिए होता था। पहले तो 23 साल से 21 साल किया गया था, 21 साल के बाद में 19 साल किया गया, अधिकतम उम्र। अब एक भारतीय व्यक्ति बंगाली में पढ़ता है, हिंदी में पढ़ता है, मलयालम में पढ़ता है, तेलुगु में पढ़ता है, उसके बाद में जब वो ग्रेजुएट होता है तो एग्ज़ाम देने लंदन जाएगा, पूरा अंग्रेजी में होगा, उम्र अधिकतम 19 साल है, आईसीएस कैसे बनेगा? फिर भी यदि वो निकाल लेते हैं, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब, जैसे सुभाष चंद्र बोस साहब। सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ उनके और कुछ सहपाठी थे, तो उनमें भी क्राइटेरिया देखा जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या उस पद को समझने की काबिलियत है, कलेक्टर बनाया जाए या नहीं। तो ये एसडीएम बना देते थे, सब डिविजनल ऑफिसर बना देते थे, लेकिन कलेक्टर नहीं बनाते थे। कलेक्टर क्यों नहीं बनाते थे? वही एग्जाम निकालने वाला व्यक्ति, उसी रैंक पर आने वाला व्यक्ति, अंग्रेज उसे कम रैंक पे आने वाला कलेक्टर के पद पे आता था, जबकि भारतीयों को एसडीएम बनाया जाता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसीलिए तो छोड़ दिया। एक बनर्जी साहब थे, सुभाष चंद्र बोस साहब जब नियुक्ति पत्र के हाथ में आए तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया, ले जाकर अपने माँ को दिखाए कि देखो आपने कहा कुछ बड़ा करो और आपके नज़र में यही था, हमने कर दिया, अब मैं भारत माता की सेवा करने जा रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी। कलेक्टर का पद उस समय का सबसे बड़ा पद होता था, उसके क्राइटेरिया में, उसके नेतृत्व में सब कुछ आता था। लेकिन सेना के लिए केवल सिपाही की भर्ती होती थी, और यदि आप कमीशन के लिए योग्यता रखते भी हो तब भी सलाह आपसे लिया जाएगा, युद्ध होगा, आपको आगे भी किया जाएगा, बाद में थोड़ी पीठ भी थपथपाएंगे, लेकिन जब बात हक की आएगी तो कहें नो 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 नो, तुम कहाँ इसके लिए एलिजिबल हो, तुम्हारे अंदर ये कहाँ से खून आ सकता है, तुमको वेतन कम मिलेगा। जब खाना अंग्रेज सैनिक खा लेंगे बचेगा तब तुमको मिलेगा। लड़ाई करने के लिए तुम बहादुर हो, आगे चलो, मार कम खाएगा, अंग्रेज मार कम खाएंगे, वो खाना ज़्यादा खाएंगे। तो इस सारी प्रक्रिया की वजह से रॉयल सेना ने विद्रोह कर दिया। यानी आपको इन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, रेटिंग्स ध्यान रखिएगा,
ये क्या होते हैं? गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी और सिपाही होते हैं। जैसे एक मजदूर गिरमिटिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, या नहीं सुना तो सुन लीजिए। अंग्रेज भारत से मजदूर को पकड़कर ले जाते थे अफ्रीका, इंडोनेशिया, अमेरिका, तो वहाँ सब जाके दास की भांत रखते थे, मजदूरी करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, कोड़ा मारते थे, खाना देते थे, वो भी रोटी सूखी, सब्जी वब्जी देते रहे होंगे, पता नहीं, हम तो देखे नहीं। लेकिन वही जो आज आप देख रहे हो इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ के ऊपर निकल गया है, तो उनमें से उनकी पृष्ठभूमि देखोगे तो वही गिरमुटिया मजदूर हैं जो यहाँ से मजदूरी करने उनके दादा, उनके परदादा गए होंगे। तो कहा गया हर किसी का समय बदलता है, अब हिंदुस्तान का समय है। तो गिरमिटिया मजदूर थे तो उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, इनको रेटिंग्स कहा जाता था। युद्ध के लिए इनको भेजते, जाओ पहले गोली खाओ। तत्कालिक कारण क्या था? एक नाविक थे बीसी दत्त महोदय, इन्होंने तलवार के जहाज पर, तलवार नामक जहाज था, उसी जहाज के दीवारों पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीयों को मारना उन लोगों को अच्छा लगता था। वो कहते थे, एक तीसमारखा नाम से भारत के यहाँ की उदंतियाँ हैं कि जब 30 लोगों को मार देते थे तब वो भोजन करते थे। बाद में पता लगा 30 लोगों को नहीं, 30 ठो मच्छर मारते थे, वो मक्खी, तब खाते थे। और जान होता है, 30 खून करते थे। ऐसे अंग्रेज़ों को भारतीयों को मारने में मज़ा आता था। सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह जब किया तो जहाज पर यूनियन जैक की जगह, यूनियन जैक अंग्रेज़ों का सिंबल होता था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और लीग के झंडे, उस समय पाकिस्तान नहीं बटा था, लीग के झंडे लगाए और नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ दो। एम.एस. खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया। एम.एस. खान, एक हड़ताल समिति बनाई गई। खान साहब के नेतृत्व में, और इन्होंने जितना संभव था अपना पूरा योगदान दिया। उस समय के जो सेना में कार्य करने वाले भारतीय सैनिक थे, एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी साम्यवादी की धारणा के लेकर के चल रही है। ध्यान रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने सहयोग नहीं किया था, वो विद्रोह के खिलाफ थी। बाकी सभी लोगों ने किया था, केवल अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन चलाना मूर्खता से कम नहीं है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया था? ये गाइड होते थे रूस से, और रूस उस समय ब्रिटेन के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, और ये इसीलिए नहीं चाहते थे कि अगर ब्रिटेन से हम इनमें साथ देंगे तो रूस हमसे नाराज हो जाएगा। जब तक तुम्हारा खुद के बाहों में दम ना हो, ना तो तुम किसी पद की इच्छा रखो और ना शासन सत्ता चलाने की इच्छा रखो। कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान इसीलिए मिट गया। कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, जो आज भी उनकी वजूद मौजूद है। एक महोदय हैं एडमिरल गोल्फ्रेड, बहुत खतरनाक अधिकारी था ये। एडमिरल गोल्फ्रेड, इसे आप दूसरा जनरल डायर कह सकते हो, वैसे देख कर नहीं पाए क्योंकि भारतीय सैनिक इनसे ज़्यादा खतरनाक थे। अब जो कि जनरल डायर जलियांवाला बाग कांड में इसलिए गोली चला पाया था,
वहाँ पे लोग निहत्थे थे। और ये जो एडमिरल महोदय हैं, गॉलफ्रेड जो हैं, ये गए तो पूरे होशो हवास से थे, जनरल डायर को याद करके, उनको अपना आदर्श मान करके, लेकिन सामने इनके बाप लोग खड़े थे, भारतीय सैनिक थे। कम संसाधन के बावजूद इनको इनकी औकात दिला दिए। तभी ब्रिटेन से और ब्रिटेन के अलग अलग उपनिवेशों से सेना इकट्ठी की जाने लगी थी और बहुत भारी मात्रा में सैनिक एकत्रित करके ये शाही नौसेना विद्रोह को दबाने की पूरी साजिश हो गई थी। और तभी वल्लभ भाई पटेल साहब और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने सेना से कहा कि आप विद्रोह करना बंद कर दीजिए और सीधे समर्पण कर दीजिए। एडमिरल गॉलफ्रेड को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया था। वल्लभ भाई पटेल साहब और जिन्ना के कहने पर विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया और ये कहते हुए किया कि मैं भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, भारत के सामने, अंग्रेजों के नहीं, अंग्रेजों के सामने नहीं। और इस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई। जवान और आम आदमी एक साथ लड़े थे और दोनों का खून एक साथ सड़कों पे बहाया गया था। ये पहला ऐसा विद्रोह था जहाँ पे दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ देखी गई। कैबिनेट मिशन प्लान। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये भारत के स्वतंत्रता के हिमायती थे। भारत के स्वतंत्रता के हिमायती थे। अब हिमायती थे या जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारे यहाँ भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो चरम पे था। दोनों बातें थी, सांस्कृतिक सांप्रदायिक और राजनैतिक, तीनों आंदोलन अपने चरम अवस्था में थे। सांप्रदायिक क्यों था? मोहम्मद अली जिन्ना अब जिद कर चुके थे कि बांटो और छोड़ो। उनका नारा ही था, मुस्लिम लीग का नारा था, बांटो और छोड़ो। किसी भी रूप में बिना भारत के विभाजन के अंग्रेजों के समर्थन में नहीं थे कि वो भारत छोड़ के जाएं। और मुस्लिम लीग को जब लगा, क्योंकि इटली जब प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने 1948 में भारत छोड़ देने के लिए, जून 1948 में भारत अंग्रेज छोड़ देंगे ऐसी घोषणा कर दिए थे। वो 46 में ही इस बात को कह चुके थे, फरवरी 1946 में। और जैसे उनका घोषणा करना था कि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर उतर आई, दंगा करना, हर जगह मारकाट करना, लॉबी बनाना, ये मुस्लिम लीग और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदू भी अब एक दूसरे को मारने लगे थे। दंगा बढ़ने लगा था। तो इटली ने जब देखा कि मेरे मात्र कहने से वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है, तो उन्होंने पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में एक कमीशन भेजा जिसे कहा जाता है कैबिनेट कमीशन या कैबिनेट मिशन। क्योंकि पैथिक लॉरेंस, जब इन्हें भेजा गया कि आप वहाँ के सांप्रदायिक दंगों को, वहाँ के राजनीतिक उथल पुथल को जा कर के देखें और कोशिश करें
कि विभाजन होने से बच जाए। भारत में जब कैबिनेट मिशन 1946 में अपना वक्तव्य दिए तो इन्होंने कहा कि विभाजन उचित नहीं है, विभाजन उचित नहीं है, इसे रोका जा सकता है। ये जो अंग्रेज हैं ये इतने धूर्त थे, ये अपने शब्दों में हर बार उलझाते थे लोगों को। एक तरफ मुस्लिम लीग, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें पाकिस्तान चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं। और न्यू कब रख दिए थे? न्यू रख दिए 1906 में, अनुमति दिए 1909 में, कांग्रेस अनुमति दे दी 1916 में। अनुमति देने का मतलब है कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल को लखनऊ समझौता में स्वीकार कर लिया था। इन तीनों के वजह से मुस्लिम लीग का कॉन्फिडेंस चरम पे था। यदि हर बार पढ़ते हुए न्यू को आप पहले सींचेंगे, बाद में कहें पहले आप पीपल लगा दीजिए, बरगद लगा दीजिए, वैसे इन्हें सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही पीपल बरगद बढ़ जाते हैं, नीचे के सबको खा जाते हैं। लेकिन यदि कहीं आप पानी भी दे रहे हो और फिर उम्मीद करो कि इसके जड़ मेरे मकान में ना जाए, तो या तो आप नहायत मूर्ख हैं और यह तो आपको समझ नहीं है कि हम जिसको पानी दे रहे हैं वो हमारे लिए घातक है या नहीं। दोनों स्थिति मूर्खी हैं। मुस्लिम लीग की अनुमति देना, 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के द्वारा उनके पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना और बाद में कहना हिंदू मुस्लिम हम एक हैं, गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देना, ये निहायत मूर्खता थी, इसके सिवा कुछ नहीं। जब कैबिनेट मिशन में कहा गया कि हम पाकिस्तान को अलग करने के हिमायती नहीं हैं और यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, हर जगह दंगे शुरू हो गए। गांधी जी फड़फड़ा रहे थे बेचारे, वो कह रहे थे है हमारे हैं, हम लोगों के साथ खड़े होंगे, हम कहेंगे लोग मानेंगे, बंटवारा नहीं होगा और यदि कोई बंटवारा को मानता है तो जब मेरी लाश से गुजरना होगा। बड़े लंबे लंबे डायलॉग थे। बंटवारा हो गया, उसके बाद गांधी जी का देहांत हुआ। प्रधानमंत्री एटली महोदय ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि वहाँ की सांप्रदायिकता, वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल को शांत किया जाए। इसमें कौन कौन शामिल थे? पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग इसमें शामिल थे। ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन के रूप में भारत आए थे। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं ये जवाहरलाल नेहरू के दोस्त भी हैं। देखो कितने चालाक। अंग्रेज सोचे किसको भेजें, जिसे घर में कोई व्यक्ति नाराज हो तो पूरा परिवार सोचता है भाई ऐसा कौन सा रिश्तेदार है कि जिसको भेजें हम और वो जाए तो वो नस दबाए कि वो मान जाए। इसी तरह से अंग्रेज करते थे कि भाई किसको मैं भारत भेजूं, किसको भेजूं। अब ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो जिसकी बात हर कोई मान ले। कांग्रेस के सबसे बेहतर नेता के रूप में गांधी जी के बाद, गांधी जी तो चलिए पिताजी थे, सबके दादा थे, परदादा थे, लेकिन उसके बाद में घर का मालिक जैसा होता है जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्रिप्स को भेजा गया। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए अलेक्जेंडर को भेजा गया और पैथिक लॉरेंस जो हैं इनका सबसे बेहतर था, न्यूट्रल आदमी थे, समझदार थे, सूझबूझ के थे और इटली के बहुत ही करीबी थे। जब इन्होंने पूरा भारत का दौरा किया और जब अपना वक्तव्य दिया
तो उसमें इन्होंने कहा, देखिए प्रस्ताव क्या क्या था। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और फिर सबसे मिलने के पश्चात कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या क्या आया। सबसे पहला पॉइंट था पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया, और जैसे ही पाकिस्तान के मांग को ठुकराया मोहम्मद अली जिन्ना एकदम बिलबिला उठे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे छोटे बच्चे बिलबिलाने लगते हैं ऐसे बिलबिलाने लगे। तो क्या तुम कुछ भी करो, मानना है तो तुम लोग आपस में मानो, हम नहीं मानेंगे। कैबिनेट मिशन, और ध्यान रहे भारत का संविधान बनना कैबिनेट मिशन से संबंधित है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के मांग को स्वीकार नहीं किया था। यह हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान के मांग को स्वीकार किया गया था माउंटबेटन प्लान के तहत। पहले तो वो भी नहीं माने थे, लेकिन जब देखे नहीं माना जा रहा है, किसी रूप में बात नहीं बन रही है, तब माउंटबेटन ने 3 जून प्लान के बाद निर्णय लिया था। दूसरा है भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो जाएं। क्या हो? एक संघ बने, एक संघ बने जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए। ये पॉइंट ही है जिसके बदौलत संविधान सभा गठित किया गया था। और ये भी बातें बताई गई कि सामान्य तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाए या चुना जाए। टोटल 389 सदस्यों के लिए चुना गया, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 देसी रियासतें थीं। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। अब संविधान सभा चुनने की जब बात आई तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात तो कैबिनेट मिशन ने कह दिया, लेकिन भारत कोई एक छोटा सा टुकड़ा नहीं था। यूरोप की भांति एक छोटा सा देश भारत नहीं था कि सबसे हाथ उठवा लिया जाए, बताइए भारत माता की जय जय। यहाँ पे संविधान बनाने के लिए बुद्धिजीवियों की जरूरत थी। संविधान सभा के लिए जिस प्रतिनिधि को चुना जाना था, उन्हें संविधान बनाने के बारे में निर्णय लेना आना चाहिए था। यानी उन्हें क्या होना चाहिए था? उन्हें कम से कम कानून का जानकार होना चाहिए था। उन्हें ये पता होना चाहिए था कि किसी व्यक्ति के लिए कौन कौन से अधिकार आवश्यक हो सकते हैं, और ये हवा में नहीं आता। इसके लिए कई देशों के संविधान के बारे में और वहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी होता। तो इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन था जो काबिल था? तो जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसमें, वो 2 व्यक्ति थे। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों यस्सी थे। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और दूसरे जोगेंद्र नाथ मंडल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये दोनों कानून के ज्ञाता थे। चिढ़ा हुआ हूं अपने ही समाज से, कैसे पीछे हट जाऊं बिना पढ़े लिखे। जोगेंद्र नाथ मंडल के अंदर जिद था कि तुमने मुझे ठुकराया है, मैं तुमको ठुकराऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान का दामन थाम लिया, उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। पाकिस्तान के संविधान को बनाने में मंडल का बहुत बड़ा रोल था, और हमारे भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा रोल था। 60 देशों के संविधान को, 60 देशों के कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रट डाला था, पढ़ डाला था। 500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी थी भारत के संविधान को बनाने में। जितने 389 सदस्य चुने गए थे, उनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। इनमें ज़्यादातर वकील थे। लोग कहते हैं कि वकीलों का आधिपत्य था संविधान सभा में।
अब उन्हें तो कटाक्ष करना है। इसे कटाक्ष ही कहेंगे। आलोचना करने के लिए पहले ज्ञान होना आवश्यक है। लोग कहते हैं आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो केवल विरोध कर रहे हैं। यदि कोई किसी के बारे में गलत बातें कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आलोचना नहीं है। आलोचना के लिए पहले पक्ष और विपक्ष यानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पता होना चाहिए। तो आज के समय में लोगों के पास समय कहाँ है किसी की अच्छाई जानने का। वो बुराई से ही समय नहीं पाता है, अच्छाई कहाँ से लाएगा। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं में कहा जाता है कि वकीलों का गढ़ था और वकीलों का वर्चस्व था। अब बताइए कि नियम कौन जानता है, कानून किसे पता होगा, अच्छा या बुरा कानून क्या हो सकता है किसको पता होगा, ये आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए विकल्प क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। आज लोग कहते हैं भारत में 73% से ज़्यादा साक्षरता दर हो गई है। 2021 की जनगणना का रिपोर्ट आने दीजिए, ये बढ़ करके मुझे लगता है 80 के ऊपर हो जाएगी। लेकिन आज भी वकीलों के बदौलत ही सब कुछ चलता है। लोगों को नहीं पता है कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। तो आज के 75 साल पहले कैसे पता होता। इसलिए वकील होने जरूरी थे। 389 व्यक्तियों को चुना गया, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतें थी, और 4 कमिश्नरी था, क्षेत्र थे। अब इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है और इसमें वो देसी रियासत भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में बाद में चले गए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का विभाजन किया गया 3 भागों में। पहला तो मद्रास का में रखा गया, मद्रास को, बम्बई को, संयुक्त प्रांत को, बिहार को, मध्य प्रांत और उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रांत रखे गए। और उसके बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत रखा गया 7, पंजाब 8, सिंध 9 ये रखा गया खा में, और असम और बंगाल को रखा गया गा में। ये वो प्रांत थे जो 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाने जाते थे। उसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया, का, खा, गा, 6, 3, 2 में विभाजित कर दिया गया। और प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान भी कैबिनेट मिशन में किया गया। अब यहाँ पे कितनी बातें मान ली गई, कितनी बातें मना कर दी गई। मुस्लिम लीग ने कहा मैं संविधान सभा में नहीं जाऊंगा, मुझे अलग देश चाहिए। कहे ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन भारत के जो लोग थे, कांग्रेस जो थी, उसने कहा भारत संघ तो होगा, भारत का संविधान भी बनेगा, लेकिन प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान नहीं होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, और जिसके ऊपर अथॉरिटी, शक्ति, पावर केंद्र का होगा, और केंद्र सर्वे सर्वा होगा, और संविधान एक होगा। और केंद्र को, संसद को यह शक्ति होगी कि वो राज्यों के सीमा को, नामकरण को, नए राज्यों को शामिल करना, किसको हटाना, किसको तोड़ मोड़ के नया राज्य बनाना, ये सारी अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी सेंट्रल को होगी, केंद्र को होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होगी, भारत के संसद को होगी। तो कैबिनेट मिशन एक सिंबॉलिक है। कैबिनेट मिशन ने एकमात्र
भारत के लिए संविधान के आधार देने के लिए मंच दिया था। उन्होंने एक अनुमति दिया, हम आज़ादी के पक्ष में हैं, ऐसा एटली का जो संदेश था उसे पूरा करने के लिए आए थे। इनका मानना न मानना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हक था। लेकिन इसमें जब संविधान की बात आती है कि संविधान सभा का निर्माण किस कमीशन से किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे किया गया था। और यहाँ पर जो विभाजन हुआ 10 लाख के, ये एक प्रस्ताव था, लेकिन इसके आधार पर हमारे यहाँ पे संविधान बनाने का जो प्रस्ताव किया गया, संविधान बन करके आगे तैयार हुआ। इस पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मैं अपने क्लास में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।